हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटम टू कॉस्मोस। सो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का क्यों, क्या क्या यूज क्या है बेसिकली, व्हाट इज द बेसिक यूज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ हमें क्या बताता है कि चीज़ें एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट हो रही है, राइट, और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और नॉर्मल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, या फिर हम लोग कांस्टेंट का साइन लगा दे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। ये है सर, इसका यूज क्या है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके यूजेस, जो कि होगा मतलब तुमने बेसिकली एक एग्जांपल देखा, ठीक है, जहाँ पे न्यूटन बाबा ने हमको बताया कि एक एप्पल गिरता है, ठीक है, एक एप्पल गिरा जिसकी वजह से हमें क्या मिला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मतलब क्या ये सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ फॉलिंग ऑफ एप्पल, मतलब सिर्फ एप्पल के गिरने या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के गिरने की वजह से होता है? नहीं, नो, इसके इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है ये लोग हर जगह, लाइक जो भी स्पेस में तुम देखते हो, एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो भी तुम एस्ट्रोनॉमी वगैरह देखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जब कोई चीज़ यूज़ होती है, लाइक यूज़ एज इन हम लोगों को कोई मार्स पे जाना है, ठीक है, एक रॉकेट है, एक रॉकेट को उड़ के मार्स पे जाना है, ये इसको उड़ के कहीं पे पहुंचना है, तो बेसिकली ये लॉ यूज होता है, ठीक है। ये जो नॉर्मल ये जो बेसिक फॉर्मूला है ना, ये यूज होता है। ये बेसिक फॉर्मूला से बड़े थियरी सॉल्व हो जाती है, छोटी से छोटी जो चीज़ हमें मिल नहीं पाती, पता है, छोटी चीज़ें जब फॉल्ट जब छोटा सा होता है ना तो हमें मिलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दो वर्ड्स बोला, अभी वर्ड सेम है लेकिन दोनों के मतलब कितने अलग अलग, थोड़ा सा डिफरेंस। तो हमें ये जो थोड़ा सा जो फॉल्ट मिलता है ना, ये जो छोटा सा फॉल्ट, अब एक रॉकेट है, इतना बड़ा रॉकेट है भाई, कहाँ पे फॉल्ट निकालना है, ये भी इसकी मदद से निकल सकता है। तो बेसिकली बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी, बट ये लॉ के आने के बाद उन चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो दिस आर द इम्पोर्टेंस। अब आप पूछोगे सर और कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस, Why things fall towards the center of earth only? अगर ये अर्थ है तो कोई भी चीज सेंटर पे ही क्यों आती है, कोई भी चीज सेंटर पे ही क्यों फॉल होती है? Why? हमें पता नहीं था ये आने से पहले, ओके, ये आने से पहले हमें ये सब चीजों का नहीं पता था। Why you are not floating in the space and you are stuck on the earth? अभी हम हैं, हम अर्थ पे क्यों चिपके हुए भाई, मैं उड़ के स्पेस पे क्यों नहीं चला जाता, मैं कहीं से फ्लोट होके क्या बोलते हैं इंडिया से कहीं और कोई और जगह पे क्यों नहीं चला जाता, या फिर मैं स्पेस में यूनिवर्स में कहीं और ब्लैक होल या वगैरह कहीं क्यों नहीं चला जाता? वी डिडंट न्यू, ठीक है, दिस आल्सो वी डिडंट न्यू। इफ यू जंप यू कम बैक, अभी ये चीज है, यहां से अगर जंप करेगी तो वापस यहीं पे आएगी। वाई? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं जंप करूं और तो मैं वापस फ्लोर पे आऊंगा, क्यों? वी डिडंट न्यू दिस। Why moon is orbiting towards the earth, मतलब सॉरी orbiting अर्थ अराउंड, ये अर्थ है और ये मून है, तो मून अर्थ के आजू बाजू ये ऑर्बिट क्यों कर रहा है भाई? मून यहाँ से भाग के ऐसा क्यों नहीं चला जाता कि भाई मैं यहाँ तो अभी सैटर्न के यहाँ घूमूंगा, मैं तो सैटर्न के आजू बाजू, क्यों? Why? It's revolving around the earth only. Why moon is orbiting the earth? Why all the planets are orbiting the earth? Why do we have high tides? ये जो समुद्र में लहरें आती है बड़ी बड़ी, क्यों? Because of gravity, because of gravitation, because of universal law of gravitation. जब न्यूटन बाबा ने हमारे सामने ये लॉ रखा तब हमें इन सब चीज़ों के आंसर्स मिल गए। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी आपको एग्जाम में पूछे, अब एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, राइट, ये तो आपके समझाने के लिए। एग्जाम में कैसे लिखोगे इसके एग्जाम में? आपके एग्जाम में सपोज ऐसा आ सकता है कि राइट 3 पॉइंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और राइट 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स, तो आप ये लिख सकते हो
कि falling of apple can be found, the force can be found, the gravity can be found with the help of universal law of gravitation. We can also estimate the values why things are falling towards the center of earth only. We can also estimate the value of the moon revolving around the earth, and we can also know the reason behind why we are having high tides. तो इतने सारी चीजें हैं which are occurring, and the reason behind this is known as gravitation, and these are the importance of universal law of gravitation. जब ये फाउंड हुआ उसके बाद हमें इन सब चीज़ों के आंसर्स मिल गए, ठीक है. तो बेसिकली दीज आर नोन एज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अभी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है, ठीक है. तो प्रॉपर्टीज आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अभी ठीक है, यहाँ पे दो बॉडीज है, तो हमेशा जब भी फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच में, तो हाउ इज दैट फोर्स? दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स. ये भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है. B1 इज अट्रैक्टिंग B2 एंड B2 इज अट्रैक्टिंग B1. तो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है. अभी सपोज ये है, ये स्केच पेन यहाँ से जो गिर रही है, ये क्यों गिर रही है? बिकॉज अर्थ सेंटर इज अट्रैक्टिंग दिस. सिमिलरली अब आप पूछोगे कि सर आपने तो ऐसा बोला B1 B2 को अट्रैक्ट करे और B2 भी B1 को अट्रैक्ट करे, तो ये स्केच पेन भी अर्थ को अपने पास अट्रैक्ट करिए. यस, ये स्केच पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट करिए, बट वो फोर्स हमें निग्लेक्ट करना पड़ता है. निग्लेक्ट एज इन क्यों? बिकॉज इसका मास देखो, ये छोटा, अर्थ इज ह्यूज, बहुत बड़ा है, बहुत, मतलब उसका वेट, उसका मास कितना ज्यादा होगा. अकॉर्डिंग टू दिस स्केच पेन, मतलब ये उसे अट्रैक्ट तो कर ही रहा है, बट उसका मास इतना ज्यादा है कि वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा. अभी देखो, अब आपने ये चीज पढ़ी थी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है. अभी यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करें तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा. एक्सेलरेशन मतलब क्या? कितने, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बॉडी का. तो अभी फोर्स और मास, अभी मास जितना कम होगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. और अगर मास ही कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. और मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा. तो अभी अर्थ का मास तो कितना ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन तो कितना कम होगा. आप सोचिए, मास अगर इतना बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्केच पेन, तो एक्सेलरेशन उसका तो कितना कम हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंग 0.00001 कुछ वैल्यू आएगी, तो वो तो वैल्यू हमें निग्लेक्ट करनी पड़ेगी. इट्स नियरली अबाउट 0. तो वैल्यू लिखे ना लिखे मैटर नहीं करता. बट दिस स्केच पेन इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द अर्थ. बॉडी 2 इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द बॉडी 1. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ओके, द सेकेंड पॉइंट, द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है. वीकेस्ट फोर्स इन नेचर मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है. एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है अपना ग्रेविटेशनल, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है. देयर आर दिस 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और इन चारों में सबसे कम क्यों है? कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट है, वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर्सेस. अभी आप बोलोगे सर अर्थ तो इतना बड़ा है, सन इतना बड़ा है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, ब्लैक होल वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, सर वीक कैसे हुआ? ये वीक तो पॉसिबल ही नहीं है. वीक हमको इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उनके मासेस ज्यादा है. उनके मास कितने बड़े बड़े, मतलब such a huge, sun is such huge, earth is such huge, our whole solar system is such huge. तो हमको लगता है कि ग्रेविटेशन बहुत स्ट्रांग है. नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर्स. जस्ट बिकॉज मासेस बड़े बड़े हैं हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रांग है, बट नो, इट इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस. ओके, एग्जिस्ट एज एन एक्शन एंड रिएक्शन पैर. एक्शन रिएक्शन होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट ये यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है. जैसे B1 इज अट्रैक्टिंग B2, तो B2 सॉरी, इन एक्शन क्या हो रहा है? ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है. इन रिएक्शन क्या हो रहा है? ये अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है. ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो ये अट्रैक्ट हो रहा है. एक्शन एंड रिएक्शन पैर, ठीक है.
अट्रैक्टिव, वीकेस्ट इन फोर्स, एक्शन रिएक्शन। ये शॉर्ट पॉइंट्स आप ये बेसिकली एक शॉर्ट में याद करना होगा। अट्रैक्टिव होता है, वीकेस्ट होता है, एक्शन रिएक्शन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, मैं मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप स्पेस पे बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, आप कहीं बाहर मार्स पे चले गए हो, डजेंट मैटर, फोर्स ग्रेविटेशन का सेम रहेगा, ठीक है। ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? अभी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ बॉडीज, हमने यहाँ पर डिस्टेंस को आर ले लिया है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अभी इसको एक नाम दे दिया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इसको एक टैग दे दिया, टैग लाइन दे दी, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी of gravitational force and these are all known as properties of gravitational forces. क्या याद रखना है हमें? अट्रैक्टिव नेचर, वीकेस्ट, एक्शन रिएक्शन, इंडिपेंडेंट, इनवर्स स्क्वायर लॉ, बस खत्म, इजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में बार बार आता रहता है, कोई नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में आता रहता है। एंड दिस थिंग्स एक बार ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। ये सब चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन एंड दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू विद दैट। ओके, थैंक यू सो मच।